Hello my dear students, let us discuss very most important question. Write a note on Kolbe's reaction. ये कोलबेस रिएक्शन जो है वो बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बहुत ही ईजी रिएक्शन है, सिर्फ आप रिएक्शन को समझ लीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और कुछ नहीं है एरोमेटिक रिंग के ऊपर। तो पहले स्टेप में आपको क्या बनाना है, डिस्क्रिप्शन आप अपने आप भी कर सकते हो। देखिए पहला स्टेप है, फर्स्ट व्हेन फिनोल react with base NaOH it gives sodium phenoxide। यहाँ पे पहला स्टेप नाम लिख लीजिए फिनोल, और ये है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब दो स्टेप में ये रिएक्शन आगे बढ़ता है। यहाँ हमारी टेक्स्ट बुक में शॉर्ट में दिया गया है, मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। लेकिन दूसरा जो स्टेप है उसमें पहला रिएक्शन आपको करना है CO2 के साथ, और दूसरा रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है H+ के साथ। वो पूरा रिएक्शन मैं आपको समझाऊंगा। तो ये COO और यहाँ का H, ये सब मिलके यहाँ पे COOH ग्रुप आ जाता है। अब ये एसिड आप यूज़ करेंगे तो एसिड के साथ या तो HCl HNO3 होगा, ज़्यादातर हम HCl यूज़ करते हैं। तो ये Na निकल जाएगा Cl का, क्योंकि ये Na है मतलब कि ये सोडियम फिनॉक्साइड वो बेसिक है। लास्ट स्टेप में हमें उसका एसिडिफिकेशन करना है, तो ये Na निकल जाएगा इस Cl के साथ। तो मैं ज़रा आपको बाई प्रोडक्ट दिखा दूँ। ये पहला रिएक्शन जो है, फर्स्ट स्टेप फिनोल टू सोडियम फिनॉक्साइड, ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, आपको पता है। यहाँ पे आपको लिखना है बाई प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको मिलेगी -H2O। ये ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये OH, ये OH और हाइड्रोजन मिलके -H2O। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे वो लोग, नेक्स्ट स्टेप में एडिशन हो रहा है CO2 का, और ये सेकंड स्टेप और एक्चुअली ये थर्ड स्टेप है। यहाँ आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगी -NaCl। ठीक है, ये Na निकल के यहाँ पे H आ जाएगा। ये Cl और Na, ये हाइड्रोजन जो है वो एसिड का हाइड्रोजन है। एक्चुअली ये बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है। कैसी है? शॉर्ट प्रोसेस। मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। चलिए, कोल्बे स्मिथ, सबका नाम लिखना है, नाम मत भूलना। बाई प्रोडक्ट जो है वो भी आपको लिखनी है। ठीक है, समझ के, रट्टा मत मारिएगा, समझ के बाई प्रोडक्ट लिखिएगा। यहाँ पे फिर से दिखा दूँ, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है -H2O, और यहाँ पे दो स्टेप खत्म होने के बाद प्रोडक्ट आएगी NaCl, -NaCl, और इसका नाम है 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, चलिए उसका पूरा रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कोल्बे स्मिथ रिएक्शन पूरा मैंने दे दिया आपको। मैंने नाम नहीं लिखा है, जगह थोड़ी कम है इसलिए। सी also first step already I explained you, and that one is phenol acid base reaction, phenol सोडियम फिनॉक्साइड। नाम मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको बुक में लिखना है। अगर ये रिएक्शन लिखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हमारी बुक में बहुत शॉर्ट है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप रिएक्शन करते हो, वो उसकी कंडीशन भी है 4 to 7 एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर चाहिए, 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 400 केल्विन टेम्परेचर। हमारी बुक में नहीं है तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डेल्टा की साइन कर सकते हो। अब CO2 के साथ रिएक्शन है, तो ये CO2 जो है वो सीधा यहाँ पे अटैक करेगा और हमें मिलेगा OCOONA। क्या मिलेगा? OCOONA। उसका नाम मैं आपको बता दूं, फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा? फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। इसका बता रहा हूं मैं। ठीक है, नाम जरा आप नोट कर लीजिएगा। अब इसका जो है वो ऑटोमेटिक रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि इसकी वजह से ये जो पूरा ग्रुप है
ये माइग्रेट होके ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है और ऑर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन लिबरेट होता है, ये हाइड्रोजन O के पास चला जाता है, ये रहा, और यहाँ पे आ जाता है COONA। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, और ये दोनों चीज़ें जो इक्विलिब्रियम में होती है, जितना हमें सोडियम सैलिसिलेट मिलेगा, ये जो है इसका नाम मैं बोल रहा हूँ सोडियम सैलिसिलेट, दैट मच प्रोडक्ट ऑब्टेन विल बी मोर। ओके, और बाद में ये जो पूरी सब प्रोडक्ट है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके हमें मिल रही है, तो बाद में हमें एसिडिफिकेशन करना है। लास्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे सोडियम सैलिसिलेट का, इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट, सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट, इसका हमें अब न्यूट्रलाइजेशन करना है HCl के साथ। तो यहाँ से Na और ये Cl निकल जाएगा, NaCl, ठीक है, और हमें प्रोडक्ट मिलेगी, ये फाइनल प्रोडक्ट है और इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और इसका कॉमन IUPAC नोमेनक्लेचर है, इसको नंबर दो 1 और ये 2, ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पहला स्टेप क्या है, फिनोल टू सोडियम फिनॉक्साइड, दूसरा स्टेप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कौन सी प्रोडक्ट मिल रही है, फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। फिनाइल सोडियम कार्बोनेट का रीअरेंजमेंट होता है और कौन सी प्रोडक्ट मिल रही है, सोडियम सैलिसिलेट, और सोडियम सैलिसिलेट का एसिडिफिकेशन करके हमें मिल रहा है सैलिसिलिक एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो पूरी प्रोसेस है, देखिए आपने, ये जो प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस है। कितने स्टेप हुए, 4 स्टेप हुए, और हमारी बुक में देखिए ये कितने स्टेप है, 2 स्टेप, 2 स्टेप में कम। अब आपको मैंने समझाया उस हिसाब से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, इतना समझ के, ठीक है। ये हमारी बुक का 2 स्टेप है, मैंने पूरा इवैल्यूएट करके आपको 4 स्टेप में समझाया। यहाँ पे हमारी अकॉर्डिंग टू आवर बुक द थियरी इज ओवर, एंड सी व्हाट इज द फर्दर यूज ऑफ द सैलिसिलिक एसिड। अगर आप सैलिसिलिक एसिड का एसिटिलेशन करते हो, पहले भी हमने बोला है, तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट मिलेगी -CH3COOH, और OH ग्रुप के ऊपर एसिटिलेशन होगा, COCH3 एंटर होगा, तो इसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और उसका मार्केट में नाम है एस्पिरिन। जो हमारा सर दुखता है तब हम लेते हैं ये एक एनाल्जेसिक ड्रग है, मतलब थोड़ा अगर बुखार है, मतलब कि फीवर है, तो उसको रिड्यूस करता है ये। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो है वो एनाल्जेसिक ड्रग, इसका अगर आप सैलिसिलिक, अब ये जो है वो इम्पोर्टेंस समझा रहा है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलबेस प्रोसेस, कोलबेस प्रोसेस इम्पोर्टेंट इज व्हाट, टू प्रिपेयर एस्पिरिन। और हम विक्स बाम लगाते हैं, उसमें आता है मिथाइल सैलिसिलेट, आप जरा पढ़िएगा उसमें। तो सैलिसिलिक एसिड ही लेना है, वो नीलगिरी के जो पान होते हैं ना, उसमें ये नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब अगर आप इसका एस्टरिफिकेशन करेंगे, एस्टरिफिकेशन सैलिसिलिक एसिड का, ठीक है, तो आपको एक ड्रग मिलेगी, ये माइल्ड एनाल्जेसिक है। जैसे कि थोड़ा सर दुख रहा है, कहीं पे पेन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कफ कोल्ड जैसा है, तो हम लोग विक्स बाम लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको एस्टरिफिकेशन करना है, ये एसिड है, ये COOH ग्रुप और ये OH ग्रुप, इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। तो आपको मिलेगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा और COOCH3, वो रिएक्शन जो हो रहा था वो OH ग्रुप के ऊपर हो रहा था। आप जरा देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। अगर सैलिसिलिक एसिड का आप OH ग्रुप के ऊपर रिएक्शन करते हो, एसिटिलेशन, तो आपको एस्पिरिन मिलता है। अगर सैलिसिलिक एसिड का COOH ग्रुप के ऊपर एस्टरिफिकेशन करते हो, तो ये आपको मिथाइल सैलिसिलेट मिलता है। ये मिथाइल सैलिसिलिक नहीं है, इसका नाम है मिथाइल सैलिसिलेट, ठीक है। ये LY की जगह पे LI कर दीजिएगा, मिथाइल सैलिसिलेट,
सिलेक्ट। समझ में आ गया? ये दोनों एप्लीकेशन है। कोल्बी रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो एस्पिरिन हम बना सकते हैं बाय एसिटिलेशन ऑन द रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप, और बाय एस्टरिफिकेशन ऑन द रिएक्शन ऑफ COOH ग्रुप, और दोनों ड्रग्स है। एक माइल्ड पेन के लिए काम आती है, और एक अगर हमें बुखार है, ये सबसे ज़्यादा आजकल मार्केट में यूज़ हो रही है। ठीक है, तो अब ये पूरी प्रोसेस मैंने समझा दी है। पूरा रिएक्शन भी ये देखिए नीचे पूरा इवैल्यूएट करके आपको दिया है कि ये 4 स्टेप में एक्चुअली रिएक्शन जाता है। हमारी बुक में 2 स्टेप में जा रहा है, आपकी मर्जी। ठीक है, डिस्क्राइब करना है आपके हिसाब से, नाम सबके नीचे लिखना है, नाम मत भूलना। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, इन फर्स्ट स्टेप phenol react with base gives sodium phenoxide which on reaction with carbon dioxide at 400 Kelvin temperature, और ये XYZ आप अपने हिसाब से। और ये एप्लीकेशन हमारी बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, ये आपकी मर्जी, अगर आपको लिखनी है तो काम आएगी कभी ऑब्जेक्टिव में। अब ऐसे ही एक रिएक्शन हमारी बुक में है रिमल्टीमान, वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे पहले कुछ ऑक्सीडेशन ऐसे कुछ है तो उसको देख लेते हैं। चलिए, रिमल्टीमान रिएक्शन, ठीक है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में बोर्ड में पूछा जा चुका है। जब भी कोई नेम रिएक्शन आएगा ना, तो आप समझ लेना कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं है, सिर्फ रिएक्शन को समझना है, बहुत ही छोटा, 2 मार्क में आता है, कभी कभी रिएक्शन पूछते हैं। सो व्हेन अ फिनोल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, और आप कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट टेम्परेचर, यहाँ पे रख दीजिएगा 340 केल्विन, और डेल्टा की साइन एट 340 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें फाइनल 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड मिलेगा, उसको बोलेंगे हम सैलिसाल्डिहाइड। वो आप डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से करिएगा, मैं थोड़ा ये रिएक्शन इवैल्यूएट करके समझा रहा हूँ। देखिए, ये रिएक्शन जब होगा तो फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म का NaOH का मिक्सर, तो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा। यहाँ पे सोडियम, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ पे ये CHCl3 का CHCl2 लग जाएगा, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इसका हम फिर से NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये CHCl2 जो है वो आल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा। अब ये आल्डिहाइड ग्रुप और यहाँ Na+ है बेस का, तो हम एसिडिफिकेशन करेंगे HCl के साथ, तो यहाँ से -NaCl निकल जाएगा, ये Na+ और ये Cl-, और इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ये लग गया, देखिए, और इसको बोलते हैं सैलिसाइल आल्डिहाइड। ठीक है, और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर में दे रहा हूँ 2 हाइड्रोक्सी, आल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी, नाम क्या है, और CHO बचता है ना, बेंजाल्डिहाइड, और यू कैन से द बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो अब आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कैसे लगा, ये समझ में नहीं आया, तो मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ कि क्या हुआ। ये एक्चुअली ये रिएक्शन भी थोड़ा मैं इवैल्यूएट करके समझाता हूँ, ताकि आपको याद रखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, यहाँ तो कैसे आपको याद रखना पड़ेगा, ये ग्रुप यहाँ पे लग गया, ये यहाँ से एक क्लोरीन निकल गया। अब बाई प्रोडक्ट के हिसाब से भी मैं पूरा इवैल्यूएट करके 3 स्टेप में आपको समझाऊंगा। I will explain you this in 3 steps. Okay, let us discuss. अब इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, तो अगर आपको ये लिखना है तो पहले लिख लो। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, पूरा इंटरमीडिएट पहले हमें मिलेगा, बाद में NaOH के साथ रिएक्शन करके ये यहाँ पे CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद में हमें न्यूट्रलाइजेशन करके Na+ की जगह पे H लाना है। डिस्क्रिप्शन ऊपर पढ़ लीजिएगा, आपको अपने हिसाब से करना है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, और फाइनल प्रोडक्ट आपकी होगी सैलिसाइल आल्डिहाइड। ठीक है, तो रिएक्शन तो आप जो करते हो वही आपको लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है। चलिए, मैं अब स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। ठीक है, फिनोल ले लीजिए, चलो ले लिया फिनोल, ध्यान से देखिएगा रिएक्शन।
अब फिनोल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ टेम्परेचर 340 डेल्टा की साइन कर दीजिए। अब देखिए बाई प्रोडक्ट जो है वो मैं सेट करके दे रहा हूँ। पहले स्टेप में आपको यहाँ से H और यहाँ से OH, ये -H2O निकलेगा। ये ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरोफॉर्म का अटैक होगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर पार्ट है, थोड़ा सा पोलर है, वो बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये क्लोरोफॉर्म का एक क्लोरीन निकल जाएगा और -HCl हमें बाई प्रोडक्ट मिलेगी। इसका नाम नहीं लिखना है, तो यहाँ H की जगह पे Na और CHCl3 का मिल यहाँ अटैच होगा CHCl2। ऐसे ही होगा तभी हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी। लेबोरेटरी में प्रोडक्ट पहले मिलती है। अब दूसरे स्टेप में हमें रिएक्शन करना है, फिर से बेस डालना है, एक्सेस बेस डालो। तो एक्सेस बेस डालने से क्या होगा, ये दोनों क्लोरीन, ये जो दोनों क्लोरीन है वो ये दोनों सोडियम के साथ निकल के हमें बाई प्रोडक्ट मिलेगी -2NaCl। और ये दोनों क्लोरीन की जगह पे ये दो OH ग्रुप जो है, ये दो OH ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही फेमस सेंटेंस है कि एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप, मतलब कि वो हाईली अनस्टेबल है। ये हम बार बार पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल में, और ये केमिस्ट्री का एक फेमस स्टेटमेंट है। एक कार्बन के ऊपर अगर दो OH ग्रुप अटैच है, देन वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। यहाँ से ये OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, या तो ऊपर से OH H, ये -H2O निकल जाएगा और हमें मिलेगा सोडियम सोल्ट ऑफ सैलिसाल्डिहाइड। अब तो ये Na निकालना है तो कुछ नहीं करना है, लास्ट स्टेप में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, तो ये Na और ये Cl निकल जाएगा, NaCl, और वहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारी रहेगी सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ऊपर वाला जो रिएक्शन आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो अब ये मैंने कितने स्टेप में किया, 1 2 3 और 4, यहाँ पे कितने 3 स्टेप, तो एक स्टेप मैंने ज़्यादा किया है। और मैं और जो है यहाँ पे 2 NaOH आएंगे ना, ये एक NaOH यहाँ से ये बाई प्रोडक्ट में यहाँ पे लिख दूँ आपको, एक तो है -HCl और एक है Na तो लगेगा ना वहाँ पे, तो दूसरी प्रोडक्ट है H2O ना, OH जो है वो NaOH का और हाइड्रोजन फिनोल का -H2O। यहाँ पे 2 NaOH है और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है 2 NaCl। और एक स्टेप जो है एक्स्ट्रा मैंने किया है, कार्बन के ऊपर CHCl2 थे, वहाँ 2 OH ग्रुप आ जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा मैंने किया आपको समझाने के लिए कैसे एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट है, सीधा लास्ट स्टेप एसिडिफिकेशन, तो यहाँ पे भी बाई प्रोडक्ट होगी -NaCl और आपको मिलेगा सैलिसाल्डिहाइड। ठीक है, तो आप जो मैंने समझाया इस हिसाब से ये समझने के लिए अच्छा है। ठीक है, ये जो है आपको मैंने दिया वो समझने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए बस और कुछ नहीं है, इतना ही है। और कुछ बेंजीन के अगर रिएक्शन है तो आगे देखते हैं, शायद ऑक्सीडेशन बेंजीन का होगा। अगर आप इसकी मैकेनिज़्म देखना चाहते हैं तो मैकेनिज़्म देखने की ज़रूरत नहीं, वो तो कॉम्पिटिटिव में पूछी जाती है। ठीक है, हमारे बोर्ड में मैकेनिज़्म सिलेबस में नहीं है, तो अब इतना हमने काम कर दिया है, तो आगे मैकेनिज़्म इसकी नहीं करेंगे। ठीक है, तो दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही गोल्डन रिएक्शन है। इसका मेन पर्पस क्या है कि फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप डालना है। चलिए कोल्बे का क्या पर्पस था, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप डालना था, बस ये दो ही हमारा टारगेट था। तो ये भी एक कॉम्पिटिटिव हो गया। अगर ऑर्थो पोजीशन पे COOH डालना है तो कोल्बे रिएक्शन, अगर ऑर्थो पोजीशन पे आपको CHO ग्रुप डालना है एल्डिहाइड ग्रुप, तो रिमर-टिमान रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन लिख लीजिए। ठीक है, रिमर-टिमान रिएक्शन, तो ठीक से समझ के लिख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं।
अब फिनोल के लास्ट टू रिएक्शंस, one is the oxidation and one is the reduction of phenol, one is the repeat reaction. Already we studied in the preparation of benzene in hydrocarbon in standard 11 chapter number 13, and that was the in reaction of the phenol with zinc dust. तो यहाँ से ये पूरा OH ग्रुप जो है इसमें से हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के अंदर चला जाएगा। चलिए मैं इसकी मैकेनिज्म ज़रा आपको समझाता हूँ। रिएक्शन डिस्क्रिप्शन ऑर्गेनिक में टेंशन मत लीजिएगा, ये पूरा ये रिडक्शन रिएक्शन बेंजीन का। चलिए मैं आपको समझाता हूँ रिडक्शन कैसे हो रहा है। देखिए ये जो है ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन यहाँ से टूट जाएगा, ये ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन रिंग में एंटर कर जाएगा। अब ऑक्सीजन फिनोल में से चला गया मतलब कि रिडक्शन। देखिए प्रोडक्ट क्या मिली आपको, बेंजीन, और आपकी बाई प्रोडक्ट यहाँ भी आप लिख सकते हो -ZnO जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन आप लिख लीजिए। अब दूसरा जो है वो कन्वर्जन में पूछा जाता है, उसमें भी ये जो है वो हमारा पुराना वाला ऑक्सीडेशन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप Na2Cr2O7 की जगह पे K2Cr2O7 भी ले सकते हो। इज इट क्लियर? तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से ऑक्सीजन, हमें बाई प्रोडक्ट मिलेगी H2O, और ये हाइड्रोजन निकलने से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, और ये डबल बॉन्ड पूरा निकल जाएगा, वो बाहर निकल के यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और एक ऑक्सीजन ऐड होगा। टोटल हम 2 ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से। तो देखिए ये रिएक्शन पूरा व्हेन फिनोल ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडाइज बाई प्रोडक्ट फिर से मैं लिख रहा हूँ -H2O, और आपको यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन अल्टरनेट हो जाएगी। देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, तो अब ये एरोमेटिक नहीं रहा, दिस वन इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है, बेंजीन रिंग completely destroyed here. Is it clear? And our final product is benzoquinone. ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन कर लीजिए कि व्हेन फिनोल अंडरगो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्रोमिक एसिड, ये एक्चुअली तो क्रोमिक एसिड ही है ना, यहाँ से हमें मिलता है H2Cr2O7 एंड Na2SO4, तो इसको अगर डाइल्यूट करेंगे तो ये क्रोमिक एसिड हो जाएगा। तो आप क्रोमिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये मिक्सचर भी लिख सकते हो, और आपको प्रोडक्ट मिलेगी बेंजोक्विनोन। याद रखिएगा ये बेंजोक्विनोन आपको कन्वर्जन में पूछी जाती है, दैट वन इज़ द रिडक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, चलिए पूरा आपको क्वेश्चन में स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। यहाँ बाई प्रोडक्ट का ध्यान रखिएगा, यहाँ बाई प्रोडक्ट यहाँ लेफ्ट साइड लिखिए, यहाँ -H2, या तो इस साइड लिख लीजिए +H2। कितने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और एक तो फिनोल का है और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का 2 ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। बेंजोक्विनोन इज ऑब्टेन, और काफ़ी क्विनोन्स ऑब्टेन होते हैं, लेकिन ये मेन प्रोडक्ट है बेंजोक्विनोन ही आपको याद रखनी है और वही बतानी है। ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। यहाँ पे हमारा फिनोल डिपार्टमेंट पूरा होता है, उसका सब रिएक्शन ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, चलिए हमारे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे ईथर डिपार्टमेंट, और ये लास्ट डिपार्टमेंट है ऑर्गेनिक, हमारा ये चैप्टर है। उसके बाद 2 ऑर्गेनिक चैप्टर रहेंगे, ये अल्कोहल फिनोल ईथर के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही मैजिकल रिएक्शन है कि अगर आप प्रोटिक एसिड का यूज़ करते हो एज ए कैटालिस्ट। ठीक है, प्रोटिक एसिड, कितने प्रोटिक एसिड हैं हमारे, काफ़ी प्रोटिक एसिड है, उसमें से 2 वाइडली यूज होते हैं, H2SO4 या तो H3PO4, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन ही होगा, और 2 प्रोडक्ट आपको मिलेगी,
या तो आपको मिलेगा अल्किन या तो आपको मिलेगा ईथर। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये कैसे पता चलेगा, तो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशन। जैसे रिएक्शन की कंडीशन होगी उस हिसाब से या तो आपको बाय एलिमिनेशन रिएक्शन अल्किन इज ऑब्टेन और बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईथर इज ऑब्टेन। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे, एक फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल आप ले लो। इथेनॉल का दोनों केस में डिहाइड्रेशन ही है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है। डिहाइड्रेटेड टू इथिन, डिहाइड्रेटेड टू इथिन। कंडीशन नंबर 1 कौन सी कंडीशन, ये रही। वो इथिन डिहाइड्रेटेड टू इथिन, अगर आप H2SO4 या तो H3PO4 और टेम्परेचर 443 केल्विन रखेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी इथेनॉल से इथिन। अगर आप देखिए वेरी सेंसिटिव रिएक्शन, वही रिएजेंट और टेम्परेचर कम रखेंगे 413, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक मैं बोल रहा था कि आप टेम्परेचर मत याद रखिए, कोई बात नहीं डेल्टा की, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट सेम है, कैटालिस्ट सेम है, सबस्ट्रेट हमारा इथेनॉल है, ये रहा, लेकिन एक में प्रोडक्ट अल्किन है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है साहब, और ये जो है वो SN2 रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कितना मैजिकल रिएक्शन है। तो ईथर जब भी बनाना हो आपको, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, ये रहा आपके सामने, गिव प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, तो ये पहली मेथड है, ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स फ्रॉम अल्कोहल। तो हमें इसमें सिर्फ सिमेट्रिक अल्कोहल ही बनाने, सॉरी ईथर बनाने हैं, एसिमेट्रिक नहीं बनेंगे। तो आप क्वेश्चन में थोड़ा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सिमेट्रिक अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड है ये। आपको समझ में आ गया। देखिए सिर्फ रिएक्शन कंडीशन चेंज होने से, ऊपर का पैराग्राफ नीचे भी लिख सकते हो, पहले ये लिख लीजिए, इथेनॉल व्हेन अंडरगो इन दिस कंडीशन द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। अब इसमें क्या होगा बीटा एलिमिनेशन में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, -H2O, ये भी डिहाइड्रेशन है, -H2O, और आपको मिलेगा अल्किन, इसका नाम है इथिन। अब आपको क्वेश्चन होगा कि अगर सेकंड कंडीशन हम लाएंगे, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, इसके 2 मोल्स यूज होंगे, 2 मोल्स, एक अल्कोहल में से OH निकलेगा, दूसरे अल्कोहल में से H निकलेगा, और दोनों कंबाइन हो जाएंगे। ये देखिए कंबाइन हो गए और हमें मिलेगा डाई इथाइल ईथर। मिथेनॉल लेंगे तो डाई मिथाइल ईथर। यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन है, -H2O, एक अल्कोहल का हाइड्रोजन निकलेगा, एक अल्कोहल का OH निकलेगा, दोनों मिलके यहाँ से ये H+ है, ये OH- है, -H2O। So both reactions are dehydration, but this one is the elimination reaction ऊपर वाला, and downside is the nucleophilic substitution reaction, वो SN2 reaction है my friends, ध्यान रखिएगा। तो और इसमें आपको सिमेट्रिक ईथर ही मिलेंगे, सिमेट्रिक ईथर ही मिलेंगे। इसका मैकेनिज्म आपको मुझे समझानी है। ये जो दूसरा वाला रिएक्शन है, अगर आपको ईथर का फॉर्मेशन करना है, इफ यू वांट टू, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज अ न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर बोले तो SN2, बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग अटैक ऑफ अल्कोहल मोलेक्यूल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। एक अल्कोहल का अटैक दूसरे अल्कोहल पे होगा, ठीक है, एक अल्कोहल का अटैक दूसरे अल्कोहल के ऊपर होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगी ईथर। ये SN2 है, वो एलिमिनेशन है, आइदर E1 और E2, एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बहुत ही ईजी मैकेनिज्म है, जरा ध्यान से देखिएगा। 3 स्टेप में जाएगी मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। चलिए पहला स्टेप देखते हैं। पहले स्टेप में आप लिखिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल,
फर्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। चलिए अब देखिए, ये अल्कोहल मैंने ले लिया पहला मोल। सेकंड स्टेप में आप जरा ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन में ये 2 मोल चाहिए। तो अगर पहले वाला स्टेप है, ऊपर वाला अल्कीन फॉर्म हो रहा है तो 1 ही मोल चाहिए, नीचे वाला ईथर फॉर्म करना है तो 2 मोल चाहिए, वो जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म बहुत कम आ रही, ये मैकेनिज्म भी इजी है, आपको समझ में आ जाएगी। हम एसिड ले रहे हैं, एज एसिड वी आर यूजिंग एज कैटालिस्ट, वो लास्ट में हम वापस भी कर देंगे। ये रहा एसिड। अब ये लोन पेयर जो इस एसिड के H+ को अट्रैक्ट करेगी तो अल्कोहल का 1 मोल प्रोटोनेटेड होगा। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज फॉर्म। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में ये दूसरा अल्कोहल ले लो, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये दूसरा अल्कोहल देखिए, दूसरा अल्कोहल, इसकी लोन पेयर ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाने के बाद ये ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाता है, और ये पीछे से देखिए, अब ये यही है ना SN2, ये पीछे से स्टीरिक हिंड्रेंस का ध्यान रखना है। अल्कोहल अगर कम स्टीरिक हिंड्रेंस वाला हो तो ही ये रिएक्शन होगा। ये पीछे से ये अल्कोहल के ऊपर सॉरी अल्कोहल OH ग्रुप जिसके पास है उस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, ये CH3 का हिंड्रेंस वो कम हमें प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ये पीछे से अटैक कर दिए, साइमल्टेनियसली यहाँ से OH बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से हमें -H2O मिल जाएगा, और जो फाइनल है वो ये मिलेगा -H2O। अब अभी ये तो प्रोटोनेटेड ही हुआ ये -H2O डिहाइड्रेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में कुछ नहीं करना है, डीप्रोटोनेशन करना है। थर्ड स्टेप देखिए, अब अभी भी ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज है तो ये हाइड्रोजन ये लोन पर ऑक्सीजन को दे देगा। तो देखिए ये ईथर फॉर्म हो गया, और जो एसिड हमने H+ लिया था वो वापस कर दिया। देखिए तीनों स्टेप मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले एक अल्कोहल ले लो, उसके ऊपर एसिड के H+ का अटैक, उसके ऊपर दूसरे अल्कोहल का SN2, ये दूसरा स्टेप है वो SN2 है। कौन सा है? SN2। तीसरे स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो रहा है, प्रोटॉन हम वापस दे रहे हैं एसिड को। अब जितना क्राउडिंग कम होगा, लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस मोर रिएक्शन, स्टीयरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उतना ही हमें, ये 3 स्टेप लिख लीजिए। अगर नाम लिखना है तो पहला स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा स्टेप SN2 अटैक of another molecule of alcohol, and third step deprotonation, प्रोटॉन वापस एसिड को दे देना है H+। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जैसे अल्कोहल प्राइमरी टू टर्शरी आप लेंगे ऐसे ऐसे क्राउडिंग बढ़ता जाएगा। तो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर आपको पता है कि प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। प्राइमरी में जल्दी होगा, सेकेंडरी में क्राउडिंग होगा, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, और बहुत ही कम होगा। और टर्शरी अल्कोहल अगर लेंगे तो हम बोलेंगे कि ये ईथर बनने वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये इसको कंटिन्यूस इथरिफिकेशन भी बोलते हैं। एक साइड से अगर आप ईथर निकालते जाओ और दूसरे साइड से अल्कोहल डालते जाओ, ठीक है, तो ये ईथर बनता ही जाएगा। ईथर बनेगा, निकालते जाओ, यहाँ और इथेनॉल डालो, ईथर बनेगा, निकालते जाओ, लेकिन टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, कंटिन्यूस इथरिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ये प्रोसेस बंद ही नहीं होगा। ठीक है, अब इस मेथड की लिमिटेशन क्या है मैं जल्दी से आपको बता दूं। इस मेथड की लिमिटेशन, अब देखिए, ये मेथड तभी सूटेबल है कि अगर आपको सिमेट्रिकल अल्कोहल बनाना, सॉरी मैं बार बार अल्कोहल बोलता हूँ, सिमेट्रिकल ईथर बनाना, तो दिस मेथड इज suitable for preparation of ether of primary अल्काइल ग्रुप्स ओनली। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली, सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल इसमें काम नहीं आएंगे। इसमें एक बात यह है कि इसका जो रिएक्शन, टेम्परेचर रिएक्शन जो है मस्ट बी लो। अगर थोड़ा सा अगर बढ़ गया,
मैं ये नहीं बोलता हूँ साहब कि ये दूसरे स्टेप में, ये जो स्टेप है उसमें ईथर नहीं मिलेगा, सॉरी आल्किन नहीं मिलेगा। ये जो स्टेप है ना जहाँ पे हमें डाई इथाइल ईथर मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पे, डाई इथाइल ईथर। तो ये इसमें माइनर प्रोडक्ट आल्किन भी मिलेगी, क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आपको मेजर प्रोडक्ट ईथर मिले, और अगर टेम्परेचर आपने सही से मेंटेन नहीं किया तो कुछ आल्किन भी आपको मिले। अगर आपने टेम्परेचर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, सेकंड स्टेप वाला जो ईथर प्रिपरेशन है साहब उसमें, तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी प्रोसेस डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये आल्किन विल बी ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर आपने टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा, आल्किन विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रपोर्शन। अगर 413 से थोड़ा ऊपर चले गए, कितना, 443 तक, बहुत ही सेंसिटिव डिफरेंस है, तो समझ लीजिए कि आपके ईथर नहीं मिलेगा, ईथर की जगह पे आपको आल्किन मिलेगा। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, बहुत ही सेंसिटिव, ध्यान रखना पड़ता है बार बार, टेम्परेचर ना बढ़ इंक्रीज ना हो जाए। अगर आप अल्कोहल सेकेंडरी और टर्शरी लेते हो, अल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्शरी, तो एलिमिनेशन रिएक्शन ही फेवर होगा। सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में क्राउडिंग का प्रॉब्लम होता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम होता है। तो ड्यू टू द स्टीयरिक हिंड्रेंस एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कार्बन के ऊपर नहीं अटैक कर पाएगा, वो हाइड्रोजन लेके चला जाएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। जो लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए ये एलिमिनेशन रिएक्शन, उसको सीधा समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आता है तो भी कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सेकेंडरी टर्शरी में एलिमिनेशन इज मोर प्रेडोमिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इथरिफिकेशन, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। तो अगर टेम्परेचर भी आप मेंटेन करते हो, फिर भी टेम्परेचर भी आप मेंटेन करते हो फिर भी आपकी मेजर प्रोडक्ट आल्किन ही होगी। तो एक बात तो आप समझ गए कि ये इथरिफिकेशन आपका प्राइमरी अल्कोहल से ही होगा, सेकेंडरी और टर्शरी का कोई चांस नहीं है। तो अल्किन के साथ थोड़ा ईथर प्रोड्यूस हो सकता है बाय मिस्टेक, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% अल्किन ही होगा, लेकिन आपकी मेजर प्रोडक्ट सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के साथ अल्किन ही होगी अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करते हो तो भी। तो ये पहली लिमिटेशन है इस प्रोसेस की। दूसरी लिमिटेशन वो भी आपको पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन मेथड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, द मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिक ईथर, मतलब कि मिक्स्ड ईथर हम नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं दूं आपको, तो ये दो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं जो राइट लिखूंगा ना वो प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस प्रोसेस से हम ये प्रिपेयर कर सकते हैं, CH3OCH3 ये होगा, CH3CH2O CH2CH3 ये भी होगा, ये सिमेट्रिक है, लेकिन ये अल्कोहल नहीं होगा, ये सॉरी ईथर नहीं होगा, CH3O CH2CH3 ये अनसिमेट्रिकल है, ये बिल्कुल इस प्रोसेस से नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि the methyl ether cannot be prepared by this method। अब क्यों नहीं प्रिपेयर होगा वो जरा मुझे आपको समझाना है। चलिए, मैं अगर इस मेथड से प्रिपेयर करना चाहता हूँ तो मैं एक लूँगा CH3OH, दूसरा अल्कोहल लूँगा मैं CH3CH2OH। तो साहब
कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन जो मैं अभी अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इससे मुझे 3 प्रोडक्ट मिलेगी। एक ये खुद के साथ रिएक्ट करेगा और पहला ईथर मुझे मिलेगा बाय रिमूविंग वाटर मोलेक्यूल CH3O CH3, ये पहली प्रोडक्ट है। दूसरी प्रोडक्ट है इथेनॉल, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा और दूसरी प्रोडक्ट मुझे मिलेगी CH3 CH2O CH2 CH3, डाई इथाइल ईथर मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तीसरा मुझे मिलेगा, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ये तीसरी प्रोडक्ट मुझे मिलेगी CH3O CH2 CH3। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब ये 3 मिक्सचर मिलेगा एंड हाउ कैन आई सेपरेट दिस 3 मिक्सचर? सो ऑलरेडी इट इज रिटन, सी ऑलरेडी इट इज रिटन दैट, देखिए कि this would result in 3 product mixture of 3 ethers, mixture of 3 ethers which are not easy to separate। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसका इथरिफिकेशन नहीं होगा। अगर आप 2 अल्कोहल अलग लेंगे तो एक खुद के साथ रिएक्ट करेगा। ऐसा ही हम एक थियरी पढ़ेंगे अब नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आता है कंडेंसेशन, सेल्फ कंडेंसेशन, aldol सॉरी सेल्फ aldol कंडेंसेशन एंड क्रॉस aldol कंडेंसेशन। खुद सबस्ट्रेट अपने साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे मिथेनॉल, मिथेनॉल के साथ इथरिफिकेशन रिएक्शन देगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके ये हमें प्रोडक्ट देगा कौन सी साहब? हाँ, डाई मिथाइल ईथर। ये इथेनॉल, इथेनॉल के साथ ये रिएक्शन में जाएगा तो हमें देगा डाई इथाइल ईथर। दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो तीसरी प्रोडक्ट मिलेगी हमें कौन सी? ये मिथाइल इथाइल ईथर। या तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे भी बोल सकते हैं, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, या तो मिथोक्सी इथेन, या यूपीएससी नोमेनक्लेचर है। अगर ये 3 मिक्सचर मिलेगा तो हमारे कोई काम का नहीं है। इट इज नॉट यूजफुल टू अस, हाउ कैन आई सेपरेट देम? ओके, और बढ़िया तो ये है, देखिए अगर आप इथेनॉल के 2 मोल ले लेते हो तो सीधा आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगी, डाई इथाइल ईथर। अगर मिथेनॉल के 2 मोल ले लेते हो तो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगी डाई मिथाइल ईथर। कोई दूसरी प्रोडक्ट्स की गुंजाइश ही नहीं है। नो पॉसिबिलिटी इज देयर बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग सेकंड अल्कोहल। इफ वी आर यूजिंग बोथ डिफरेंट अल्कोहल, सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल तो आपको सोचना ही नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल अगर मैं 2 अलग अलग ले लेता हूं तो 3 प्रोडक्ट मिलेगी, एक खुद के साथ, दूसरा अल्कोहल खुद के साथ ईथर देगा और दोनों मिलके एक तीसरा ईथर देंगे और मिक्सचर मिलेगा, जो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो आपको समझ में आ गया हो। ये मैकेनिज्म जो है डिहाइड्रेशन में भी मैंने एक बार समझाई है, वही है सेम मैकेनिज्म, लेकिन दूसरा स्टेप जरा SN2 रिएक्शन के जरिए से समझिएगा। इसमें ये जो है हमारा सबस्ट्रेट है, जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल पहले बनता है, ये सबस्ट्रेट है और ये जो है वो अटैकर है, मतलब कि ये न्यूक्लियोफाइल, आप न्यूक्लियोफाइल के साथ करें, ये अटैक कर रहा है और क्राउडिंग जितना कम होगा, अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होता, अगर ये टर्शरी अल्कोहल होता, ठीक है, तो क्राउडिंग बहुत होता तो पीछे से अटैक पॉसिबल नहीं था। तो वो कहाँ अटैक करता? किसी भी मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन से अटैक करता है, अटैक तो करता ही। तो फिर जो हमारा पहला अल्कोहल है उस वो अल्किन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने बोला कि जब भी आप सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल लेंगे तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, लेकिन वो SN2 नहीं होगा, वो एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन इज प्रीडोमिनेंट टू SN2। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं अब आपको एसिमेट्रिक ईथर बनाने वाली प्रोसेस, वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस वो साइंटिस्ट के नाम से है विलियमसन सिंथेसिस, उसमें भी बहुत ही ऐसे हमको टॉपिक पे जाना है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है तो एक बार मैं थोड़ा पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ये जरा आप समझ लेना। अब मैं पूरा पेज क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कहीं पे लिखने में, अगर ये समझाने के लिए मैंने सब जो किया है वो उसको क्लियर करके एक बार आपको क्लियर दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके सामने क्लियर पेज, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप समझ के लिख लीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है
मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है, कोई उसमें आपको प्रॉब्लम अब नहीं रहना चाहिए। अगर है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट दे सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे। अब लेंथ हो गई है पूरी। तो अब जो नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ईथर है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।